छात्रों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आनुवांशिकी एवं उसके उद्देश्य। ठीक है, आनुवांशिकी एवं उसके उद्देश्य, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक्स एंड देयर ऑब्जेक्ट्स। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे कि आनुवांशिकी है क्या। आनुवांशिकी की बात कर लेते हैं। आनुवांशिकी, जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक, सामान्य तौर पे हम जानते हैं कि किसी भी संतति में जनकों के लक्षण स्थानांतरित होते हैं अगर उस जीव में, जिसकी वह संतति है, उसमें लैंगिक जनन होता है। ठीक है, खासकर लैंगिक जनन की बात करते हैं तो लैंगिक जनन में क्या होता है, कुछ ना कुछ भिन्नता उत्पन्न होती है। लेकिन हम अगर प्रजनन की क्रिया होती है जीवों में, तो चाहे वो लैंगिक जनन की क्रिया हो चाहे अलैंगिक जनन क्रिया हो, जनकों से कुछ ना कुछ लक्षण आते हैं। ये हम अध्याय कह सकते हैं पिछले कुछ वीडियो में जान चुके हैं। जैसे यदि कहें कि अलैंगिक जनन करने वाले जो जंतु होते हैं उनकी बात करें तो वह कह सकते हैं कि गुणों में बिल्कुल अपने जनकों के समान होते हैं। ठीक है, और लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में क्या होती है, कुछ ना कुछ भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। ठीक, तो इन दोनों ही स्थितियों में देखते हैं कि जनकों के द्वारा लक्षण क्या है, संततियों में जाते हैं। तो ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अर्थात माता पिता से संततियों में जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण, ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तथा इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। सिंपल सा है। तो यहां पे हम देखते हैं परिभाषा आनुवांशिकी की, कि ऐसे लक्षण जो माता पिता से संततियों में जाते हैं उन लक्षण को कहते हैं आनुवांशिक लक्षण। वे लक्षण जो जनकों से संतति में स्थानांतरित होते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, ये आनुवांशिक लक्षण की परिभाषा हो गई। ठीक, तथा यह क्रिया आनुवांशिकता जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है, आनुवांशिकता या हेरिडिटी का, तथा यह क्रिया आनुवांशिकता कहलाती है। ठीक है, ये सिंपल सी परिभाषा हुई किसकी, आनुवांशिकता की। वे लक्षण जो जनकों से संततियों में स्थानांतरित होते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, तथा यह क्रिया आनुवांशिकता कहलाती है। मतलब आनुवांशिक लक्षणों का जनकों से संततियों में जाना क्या है, आनुवांशिकता कहलाती है। अब आनुवांशिकता के कारण ही कह सकते हैं कि एक जीव की संततियां उसी के समान होती हैं। जैसे अगर बंदर की बात करें तो बंदर की संतति बंदर ही होती है, गाय की संतति गाय होगी, मनुष्य की संतति मनुष्य ही होगी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि आनुवांशिकता के कारण ही किसी भी जीव की संततियां उसके समान होती है। ठीक है, अब बात करें कि अगर लैंगिक जनन की क्रिया होती है, अगर जीवों में लैंगिक जनन की क्रिया होती है तो संततियां, एक ही जनक की संततियां एक जैसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसे माता तथा पिता दोनों से ही क्या होता है, जनन द्रव्य प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि संततियां, जो उत्पन्न होने वाली संततियां हैं उनमें माता तथा पिता के लक्षण तो होंगे, परंतु कुछ नए लक्षण भी उत्पन्न होंगे जो उनको जनकों से और अन्य संततियों से भिन्न बनाते हैं। तो जिसे हम क्या कहते हैं, भिन्नता कहते हैं। ठीक है, तो खासकर कह सकते हैं कि
आनुवांशिकता के अंतर्गत भिन्नताएं उत्पन्न होती है। ठीक है, आनुवांशिकता के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। क्यों? तो ऐसे बता सकते हैं कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में क्या होता है कि भिन्नता उत्पन्न होती है। मतलब कुछ ना कुछ गुणों में भिन्न होंगे, कुछ गुण तो होंगे माता पिता के, लेकिन कुछ भिन्न होंगे। ठीक है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं कि जो संततियां होती है, जैसे कहें कि एक माता पिता के अगर 3 बच्चे हैं तो क्या तीनों एक जैसे होंगे? नहीं होंगे। गुणों में कुछ ना कुछ मात्रा मिलते होंगे, लेकिन परंतु तीनों एक जैसे नहीं होंगे, कुछ ना कुछ अंतर होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो भिन्नता उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। ठीक, इस प्रकार अगर हम दोनों आनुवांशिकता और विभिन्नता को एक साथ मिला दें, ठीक है, तो आनुवांशिकता या कहें कि आनुवांशिक लक्षणों और उसके द्वारा उत्पन्न विभिन्नताओं का हम एक साथ अध्ययन करते हैं तो वह क्रिया कहला जाती है आनुवांशिकी। तो आनुवांशिकी की परिभाषा होगी आपकी कि आनुवांशिकता एवं उसके कारण उत्पन्न विभिन्नताओं का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की शाखा को आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आनुवांशिकता एवं उसके कारण उत्पन्न विभिन्नताओं का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। अगर हम बात करें तो द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इट इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाती है। अब आनुवांशिकी के बारे में जो बताने वाले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वाधिक योगदान दिया, जिन्हें हम मेंडल के नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें क्या कहते हैं? आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो आनुवांशिकी के पिता की बात करते हैं तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ये है जीजे मेंडल। जीजे मेंडल, इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें हम आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? वंशागति से संबंधित 3 नियमों का प्रतिपादन किया था, जिन्हें मेंडल्स के नियम के नाम से जाना जाता है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ तो ये तो आनुवांशिकी के बारे में तो हमने जाना। अब हम जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। आनुवांशिकता के बारे में बताने का उद्देश्य क्या था? आनुवांशिकता के बारे में अध्ययन करने का उद्देश्य क्या था? आनुवांशिकी का मतलब जीव विज्ञान की जो शाखा आनुवांशिकी है उसका मेन उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य के बारे में चर्चा कर लें। तो इसकी उद्देश्य की बात करते हैं। तो उद्देश्य 4 प्रमुख उद्देश्य थे। जैसे पहला उद्देश्य था कि आनुवांशिक लक्षणों की उत्पत्ति। दूसरा उद्देश्य था स्थानांतरण, मतलब आनुवांशिक लक्षण किस प्रकार स्थानांतरित होते थे। तीसरा उद्देश्य था कि आनुवांशिक लक्षणों के मध्य होने वाली क्रियाएं, और चौथा मुख्य उद्देश्य था
कि ये क्रियाएं किस प्रकार होती है, स्पष्टीकरण। ठीक है। अगर हम अनुवांशिक लक्षणों की बात करते हैं तो अनुवांशिक लक्षण का अध्ययन अनुवांशिकी कहला गया। ठीक है। तो अनुवांशिकी का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, मुख्य उद्देश्य था। साथ में उत्पत्ति के साथ साथ ये उत्पत्ति तो होती है और ये स्थानांतरित कैसे होते हैं उसका स्पष्टीकरण करना, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, इनका संतुलन कैसे बना रहता है। तीसरी स्थिति थी कि अनुवांशिक लक्षणों के मध्य होने वाली क्रियाएं, जैसे अनुवांशिक लक्षण है जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनके मध्य ऐसी कौन सी क्रिया होती है कि कुछ नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। और कौन से लक्षण जाते हैं, किसका निर्धारण कैसे होता है, इस सब का स्पष्टीकरण भी इसका एक मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। तो अनुवांशिकी का जो मुख्य उद्देश्य था अनुवांशिक लक्षणों की उत्पत्ति, उसका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, अनुवांशिक लक्षणों के मध्य होने वाली क्रियाओं के बारे में जानना और स्पष्टीकरण करना, ये चार मुख्य उद्देश्य लेकर अनुवांशिकी की आधारशिला रखी गई, या अनुवांशिकी का कह सकते हैं कि एक शाखा बनाई गई, जिसमें क्या करते हैं कि जीवन में उत्पन्न होने वाले अनुवांशिक लक्षणों तथा उसके कारण उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है। ये था अनुवांशिकी एवं उसके उद्देश्य। तो इससे जो विकल्प के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है। ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों की क्रिया को क्या कहते हैं, या कहें कि अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जाना अनुवांशिकता कहलाता है। अब अनुवांशिक लक्षणों के कारण उत्पन्न विभिन्नता और अनुवांशिक लक्षणों का एक साथ अध्ययन क्या कहलाता है, तो अनुवांशिकी कहलाता है। अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं, तो जीजे मेंडल अनुवांशिकी के जनक है। ठीक है। तो ये कुछ विकल्प के क्वेश्चन ही बनते हैं इस टॉपिक से, और यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि इस प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।